चमकती हुई मुस्कान के साथ लिंगवांग ने साफ किया कि वो दिमाग पढ़ने वाली नहीं है, कोई अलौकिक बात नहीं है ये, बल्कि उसने समझाया कि एक टियर 8 ग्रैंड मास्टर का स्पिरिट इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि छोटी छोटी भावनाएं भी उसकी निगाह से बच नहीं सकती। फिर उसने शू जिंगमिंग को, जो काफी राहत महसूस कर रहा था, समझदारी से सलाह दी कि वो बड़े रैंक के एबिलिटी यूजर्स के सामने इतना ज्यादा अपनी भावनाएं ना दिखाए। शू जिंगमिंग ने तुरंत उसकी बात मान ली। शुक्र है वो गुस्सा नहीं हुई थी। यार, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एक ऐसी बात बताई जिससे वो दंग रह गया। वो सिर्फ 34 साल की है। इस बात ने उसकी बुजुर्ग वाली छवि को पूरी तरह तोड़ दिया और पल भर के लिए वो खुद सोचने लगी कि वो इतनी सारी बातें एक मामूली स्टूडेंट को क्यों बता रही है। शू जिंगमिंग तो पूरी तरह दंग रह गया। उसने कहा कि इस रैंक के हिसाब से उसकी इतनी जवानी बहुत हैरानी वाली है, खासकर जब टियर 8 ग्रैंड मास्टर्स की औसत उम्र 46 साल होती है। उसने और जोर देकर कहा कि उसके खुद के टीचर योंग यान 50 साल से ज्यादा के हैं और अभी भी टियर 7 के पीक पर ही हैं। लिंगवांग ने शांति से उस तारीफ को टाल दिया और तुरंत बात का रुख आने वाली सर्दी की छुट्टियों में उसके प्लान्स की तरफ मोड़ दिया। उसने उत्साह से उसको बताया कि वो जैंगनान वापस जाना चाहता है और मशहूर थंडर सीक्रेट रैल में पूरे 1 महीने के लिए घोर ट्रेनिंग करना चाहता है। फिर उसने तुरंत अपनी एआई कंपेनियन एवा से उस रहस्यमयी रैल्म तक की सीधी लाइन में सही दूरी पूछी। एवा ने तुरंत जवाब दिया कि ये 563 किलोमीटर है और लिंगवांग ने इस बात की पुष्टि की कि ये दूरी आराम से मैनेज हो जाएगी, क्योंकि वो मिड रैंक टियर 8 पर पहुंचने के बाद 600 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट कर सकती है। यार, उसके जाने से पहले उसने एक जरूरी बात याद दिलाई। हेवेंस मैंडेट सेक्ट तेजी से पलटवार कर रहा है और अगर उसे कोई जानलेवा खतरा हो तो वो उस टैलिस्मन को जरूर तोड़ दे जो उसने उसे दिया था। शू जिंगमिंग को गहरी सुरक्षा महसूस हुई। वो सोच रहा था कि उसकी मौजूदगी उसकी जान की हिफाजत करने वाली एक ऐसी ढाल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, और उसने पक्का इरादा किया कि वो लगन से कल्टीवेट करेगा ताकि उसकी ऊंची उम्मीदों पर खरा उतर सके। बाद में अपने मास्टर के आलीशान घर पर शू जिंगमिंग लगन से जबरदस्त थंडर ड्रैगन फिस्ट की प्रैक्टिस करता है, जिसमें से तेज बिजली जैसी एनर्जी का तूफान निकलता है जो एक भयानक थंडर ड्रैगन बन जाता है और फिर जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है। उसका मास्टर यांग जेनशन उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर खुशी थी और उसने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसने टेक्निक की बुनियादी बातों पर पहले ही महारत हासिल कर ली है। उसने बारीकी से समझाया कि इस तबाह करने वाली टेक्निक का राज एकदम सही एबिलिटी कंट्रोल और बिजली की रफ्तार से पंच मारने की स्पीड में है। यार, जितनी ज्यादा एबिलिटी कंडेंस्ड होगी और जितनी तेजी से मुट्ठी लगेगी उतना ही ज्यादा डैमेज होगा। ये मार्शल आर्ट्स का एक बुनियादी उसूल है। फिर यांग ज़ियान ने अपने प्रतिभाशाली शिष्य को एक अनमोल ग्रेड 6 प्रोटेक्टिव टैलिस्मन दिया और समझाया कि ये अद्भुत पुरानी चीज टियर 7 ग्रैंड मास्टर से नीचे के किसी भी व्यक्ति के हमलों का पूरे 3 मिनट तक सामना कर सकती है। देखो, बहुत शुक्रगुजार शू जिंगमिंग ने अदब से वो अनमोल तोहफा स्वीकार किया। मन ही मन सोच रहा था कि ऐसी चीज जो प्राचीन सभ्यता की असली पुरानी चीज है वो बहुत मुश्किल से मिलती है और सबको चाहिए होती है। फिर डीन ने सोच समझकर उसे एक बहुत सफल सीनियर जैंग लुओ का कॉन्टैक्ट नंबर देने की पेशकश की, जो थंडर सीक्रेट रैल में सुपरवाइजर के रूप में ट्रांसफर हो गया है, इस उम्मीद के साथ कि इससे उसकी यात्रा और ट्रेनिंग और आसान हो जाएगी। यांग जेनशन ने उसे याद दिलाया कि बहुत ज्यादा सावधानी बरते, क्योंकि वो रैल्म 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, और उसने अपना विश्वास व्यक्त किया कि वाइस प्रिंसिपल लिंग श्वांग उतनी दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। शू जिंगमिंग ने शांति से अपने मास्टर को ठीक किया और बताया कि लिंग श्वांग ने पहले ही मिड रैंक टियर 8 तक का ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है और अब वो हैरानी भरे 600 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट कर सकती है। अरे भाई, ये चौंकाने वाली खबर सुनकर यांग गेंथियन पूरी तरह दंग रह गया और उसने उसकी डराने वाली तेजी से बढ़ने की स्पीड पर टिप्पणी की। उसे बिना किसी शक के यूनिवर्सिटी की निश्चित रूप से नंबर 1 S रैंक यूजर कहा। अपनी हैरानी से उभरते हुए उसने ध्यान दिया कि शू जिंगमिंग का वाइस प्रिंसिपल के साथ रिश्ता काफी मजबूत होना चाहिए, तभी उसे ऐसी जरूरी खबर ऑफिशियल चैनल से भी पहले पता चली। उसने आगे कहा कि उसकी जबरदस्त सुरक्षा के साथ अब वो चैन की सांस ले सकता है, ये जानकर कि उसका शिष्य सुरक्षित हाथों में है। 2 दिन बाद शू जिंगमिंग आखिरकार जैंग सिटी में जिंगहू कम्युनिटी पहुंचता है, जहां उसकी उत्साह भरी मौसी शू जिंगवान, उसके दयालु मौसा टांग डावेन और उसकी ऊर्जा से भरी कजिन टांग ची उसका दिल को छू लेने वाला स्वागत करते हैं। उसकी मौसी ने तुरंत कहा कि वो काफी लंबा हो गया है, ये बढ़ते हुए एमसीज के लिए आम बात है। उसने खुशी से उन्हें बताया कि वो सबके लिए सोच समझकर तोहफे लाया है। बाद में आरामदायक लिविंग रूम में उसने गर्व से उन्हें एक खूबसूरत तरीके से पैक किया हुआ बॉक्स दिया, जिसमें 3 बहुत खूबसूरत रिंग्स थीं। उसकी कजिन टांग ची पूरी तरह दंग रह गई, विश्वास न करते हुए चिल्लाई कि ये असली स्पेस रिंग्स है, ऐसी चीज जो उसने अपने मेंटर की शानदार जगह पर बस झलक देखी थी। शू जिंगमिंग ने शांति से समझाया कि हर रिंग में 1 क्यूबिक मीटर की काफी कैपेसिटी है। टांग ची और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने उत्साह से बताते हुए कहा कि इसकी कैपेसिटी उसके मेंटर की रिंग से काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन उसका सावधान पिता टैंग डाइन तुरंत बीच में बोला। उसने उसे रिंग्स नीचे रखने को कहा और जिद की कि वो इतनी ज्यादा महंगी चीज स्वीकार नहीं कर सकते।
उसके मौसा ने फिर विस्तार से बताया कि एक रिंग की कीमत कम से कम 50 मिलियन है। ये उनके पूरे परिवार की कई दशकों की मेहनत की कमाई के बराबर है। टैंगी अनिच्छा से अपने पिता की बात से सहमत हुई कि ये तोहफा उनके लिए बहुत ज्यादा खर्चा है, वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। शू जिंगमिंग, जो हमेशा जेनरस एमसी है, उसने उनकी चिंता को हाथ हिलाकर टाल दिया, आमतौर पर बताते हुए कहा कि जो स्पेस रिंग उसने अभी पहने रखी है उसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी 10 क्यूबिक मीटर्स की है, और क्योंकि वो मिड रैंक टियर 3 तक एडवांस कर चुका है तो ये छोटी रिंग्स अब उसके किसी काम की नहीं है। यार, इस खुलासे से उसकी कजिन पूरी तरह दंग रह गई। वो पूरे शौक में चिल्लाई कि वो पहले ही मिड रैंक टियर 3 पर है, खासकर जब उसके स्कूल के मेंटर्स सिर्फ टियर 4 पर है। ये पावर क्रीप तो असली है। उसकी मौसी शुइंग वान गर्व से मुस्कुराती हैं, बहुत संतुष्टि से कहती हैं कि उनका जिंगमिंग सच में सफल और ताकतवर बन गया है। ये सुनकर उसके मौसा का इरादा नरम पड़ गया और उसने सोचा कि उसकी बेटी के पास एक रिंग होना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने जिद की कि वो और उसकी पत्नी विनम्रता से अपने लिए तोहफा मना कर देंगे। एक खुश मिजाज में वो उनका स्वादिष्ट खाना तैयार करने चला गया। बाद में अपने कमरे में अकेले में शू जिंगमिंग ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उस जबरदस्त एस क्लास कल्टीवेशन रिसोर्स को टेस्ट करने का जो उसने हाल ही में हासिल किया था, ग्रेट 6 गुआन पिल। उसने ध्यान से एक चमकती हुई बैंगनी पिल निकाली और बिना किसी झिझक के खा लिया। तुरंत ही उसके शरीर से ताकतवर, लगभग धमाकेदार एनर्जी की लहर फूट निकली जो पिल के अद्भुत प्रभाव को दर्शाती थी। आधे घंटे बाद उसने अपना सिस्टम पैनल चेक किया और हैरानी भरे नतीजों से सच में प्रभावित हुआ। यार, एस क्लास रिसोर्स बहुत ही जबरदस्त साबित हुआ है। उसने उसके फिजिक और स्पिरिट एट्रीब्यूट्स को हर एक को 10 पॉइंट से ज्यादा बढ़ा दिया। ये एक जबरदस्त बढ़ोतरी है। उसने ध्यान दिया कि एक आम कल्टीवेशन सेशन उसे सिर्फ 0.5 पॉइंट्स देता था, जो पिल की असल ताकत को दर्शाता है। उसने सोचा कि थोड़ी अफसोस की बात है कि पिल्स के साइड इफेक्ट्स हैं जो उसे दिन में सिर्फ एक तक सीमित करता है। उसने अपने पक्के विश्वास को फिर से मजबूत किया कि उसका खास डीप ब्लू सिस्टम अभी भी उसके आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। अगले दिन वो डोंग सिटी के मशहूर थंडर सीक्रेट रेल्म पहुंचता है, जहां उसका सीनियर जैंग लो गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है और तुरंत उसे बड़े एंट्रेंस की तरफ ले जाता है। जैंग लो ने समझाया कि बहुत इंतजार किया जा रहा सीक्रेट रेल्म उस विशाल दीवार के ठीक पीछे है जिसके वो तेजी से पास जा रहे हैं। शू जिंगमिंग, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उसने पूछा कि क्या ये सच है कि रेल्म के ऊपर का आसमान हमेशा घने थंडर क्लाउड से ढका रहता है और पूरे दिन लगातार बिजली गिरती रहती है? जैंग लो मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि अंदर जाते ही उसको सच्चाई पता चल जाएगी। सस्पेंस तो कसम से बहुत ज्यादा है। वो एक घने हरे भरे जंगल से गुजरकर बड़े बड़े पुराने पिलर्स की तरफ जाते हैं जो इस सीक्रेट रेल्म का एंट्रेंस दिखाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी रोकते हैं, एक ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम फटाफट उनकी पहचान कंफर्म करता है और उन्हें अंदर उन गरजते रहस्यों में जाने की परमिशन मिल जाती है। अपने सुपरवाइजर जंग लो यही हैं और उनके साथ है शू जिंगमिंग, जो मैजिक सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी से अपना एस क्लास पास दिखा रहा है। यार, इसे करीब 30 दिन का और एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल गया है। एक जल्दी से आइडेंटिटी चेक के बाद एक बहुत बड़ा शानदार गेट खुल जाता है और जंग लो पूरी महारत से उन्हें थंडर सीक्रेट रेल्म के बिल्कुल बीच में ले जाता है। लेकिन यार, वहां कोई जंगल या सुनसान जगह नहीं थी, बल्कि एक भीड़ भाड़ वाली मॉडर्न सिटी स्ट्रीट थी। ये तो जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट है। जंगलुओ हमेशा की तरह पूछता है कि क्या शू जिंगमिंग हैरान है, और अपना एमसी बिल्कुल हैरान होकर मान जाता है। कहता है कि उसने तो बाहर से ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी जबरदस्त मेटल की दीवार दिखाई देती है जिसके पीछे आसमान में चमकती हुई हरे रंग की बिजली कूद रही है। शू जिंगमिंग तुरंत बोलता है कि ये रेल्म तो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग है। उसने तो कुछ ज्यादा पुराना टाइप का सोचा था, ना कि ये पूरा शहर। वो हैरान है कि इतना बड़ा नेचुरल फिनोमिनन एक मामूली सी शहर की दीवार के पीछे कैसे छिपा हो सकता है। जंगलुओ फिर एक बड़ी बात बताता है कि ये हाई रैंकिंग स्पेस टाइम एबिलिटी यूजर्स की एक कमाल की मास्टरपीस है और बोलता है कि जिस दीवार से वो अभी गुजर कर आए हैं वो असल में एक एडवांस स्पेस गेट है। वो साफ करता है कि ये अर्बन जोन एबिलिटी यूजर्स के लिए एक शांत जगह है जहां वो रह सकते हैं और ठीक हो सकते हैं, जबकि असली थंडर सीक्रेट रेल्म यानी वो भयानक थंडर स्टॉर्म जोन तो और अंदर है। जंगलों फिर शू जिंगमिंग को इस रेल्म के एक खास खजाने से मिलवाता है, वो बहुत ही खास थंडर क्रिस्टल कोर जो सिर्फ ताकतवर थंडर बीस्ट से ही मिल सकता है। वो उसके ड्रॉप रीड समझाता है।
अरे भाई, टियर 1 बीस्ट को तो भूल ही जाओ, उनसे कुछ काम का नहीं मिलता। टियर 2 और 3 बीस्ट से शायद अगर किस्मत अच्छी हो तो एक मिल सकता है, लेकिन टियर 4 बीस्ट से तो पक्का कोर मिलता है। यार ये तो असली वैल्यूएबल प्राइस है। एक अच्छे वेलकम गिफ्ट के तौर पर जंगलो शू जिंगमिंग को एक टॉप ग्रेड टियर 4 थंडर क्रिस्टल कोर देता है। कसम से कितने अच्छे सीनियर हैं। वो इसका सबसे बेसिक इस्तेमाल बताता है, बस इसको तोड़ दो तो बिजली निकल जाएगी और इससे अपने शरीर को मजबूत कर सकते हो, जिससे तुम्हारी फिजिकल ताकत बढ़ती है। शू जिंगमिंग हमेशा की तरह क्यूरियस स्टूडेंट अपने सीनियर को थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर पूछता है कि कोई सीधे बिजली में नहाकर कल्टीवेशन क्यों नहीं करता। जंगलो साफ करता है कि तूफान के अंदर की कच्ची बिजली बहुत खतरनाक और वायलेंट होती है और उसकी इंटेंसिटी का कुछ पता नहीं होता, जबकि क्रिस्टल कोर से निकलने वाली एनर्जी बिल्कुल स्टेबल और कंट्रोल्ड होती है। वो एक ज़रूरी वार्निंग भी देता है, देखो यार, यहाँ के थंडर बीस्ट्स आम मॉन्स्टर्स से कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं और वो और बिजली दोनों ही और ज़्यादा खतरनाक होते जाते हैं जितना तुम तूफान के एपिसेंटर के पास जाओगे। जैसे ही वो लिविंग क्वार्टर्स के पास पहुंचते हैं, जंगलो सजेस्ट करता है कि शू जिंगमिंग रात को रेस्ट कर ले, लेकिन अपना उत्सुक एमसी पूरे उत्साह से भरा हुआ बोलता है कि वो इंतजार नहीं कर सकता और अभी से शुरू करना चाहता है। अपने जूनियर के जोश को देखकर जंगलो खुश होता है और उसे छोड़ने के लिए मान जाता है। अंदर ही अंदर सोचता है कि कोई हैरानी नहीं कि उसका टीचर ऐसे मेहनती एस रैंक यूजर की इतनी इज्जत करता है। इधर एक बहुत ही अंधेरे और डरावने कमरे में हेवेंस मैंडेट सेक्ट का एक छिपा हुआ सदस्य अपने ताकतवर लीडर लॉर्ड आर्च बिशप के सामने घुटने टेक कर बैठा है। वो एक डरावनी रिपोर्ट देता है। मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी का वो परेशान करने वाला स्टूडेंट शू जिंगमिंग 1 महीने में ही 1000 से ज्यादा सेक्ट मेंबर्स को खत्म कर चुका है और 2 ब्रांचेस को तबाह कर चुका है। यार अपना एमसी तो सीरियसली ओपी है। वो आगे बताता है कि शू जिंगमिंग अभी ठंडा सीक्रेट रेल में है, फिर बेचैनी से आगे के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करता है। लॉर्ड आर्च बिशप एक डरावनी गंभीरता के साथ घोषणा करती है कि शू जिंगमिंग की एस रैंक एबिलिटी को देखते हुए उसके खिलाफ उनका कोई भी कदम एक डिसाइसिव 1 हिट किल होना चाहिए। वो इस मामले को जनरल लीडर तक पहुंचाने का फैसला करता है, लेकिन उसका आखिरी डरावना ऑर्डर बिल्कुल साफ है, शू जिंगमिंग को बिना दया के खत्म करना है। रेल में वापस आकर जंगलो और शू जिंगमिंग असली थंडरस्टॉर्म जोन के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, एक फैसिलिटी जो बिल्कुल हाईटेक मिलिट्री बेस जैसी लगती है, जिसमें आर्मर्ड ट्रक्स और चौकन्ने पर्सनल हैं। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं, वूचवान नाम का एक इंस्ट्रक्टर उनके पास आता है, बताता है कि वो न्यू कमर्स के असेसमेंट की देखभाल के लिए ड्यूटी पर है। जंगलो गर्व से शू जिंगमिंग को मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी से अपना जूनियर भाई बताता है, जो विंटर ब्रेक में यहाँ अपनी स्किल्स को सुधारेगा। इंस्ट्रक्टर वो साफ तौर पर इम्प्रेस्ड होता है। शू जिंगमिंग की कमाल की शार्प ऑरा पर टिप्पणी करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा एक टॉप टियर यूनिवर्सिटी के जीनियस से उम्मीद की जाती है। पास में दूसरे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बजिंग कर रहा है, नए आने वालों को देख रहा है। वो शू जिंगमिंग के प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड को देखते हैं और सोचते हैं कि वो उनके लेवल का लगता है। तुरंत इस बात पर एक कम्पिटिटिव डिबेट छिड़ जाती है कि असल में कौन ज़्यादा ताकतवर है, उनके जैसे एलीट ट्रेनिंग कैंप के स्टूडेंट्स या टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लोग। इंट्रोडक्शंस के बाद शू जिंगमिंग अपने सीनियर भाई को अलविदा कहता है, जो उसे आखिरी ईमानदारी से सुरक्षित रहने की याद दिलाता है। इंस्ट्रक्टर वू फिर अपने स्टूडेंट्स को अंदर जाने का ऑर्डर देता है, उन्हें याद दिलाता है कि उनके 6 डे असेसमेंट में हर एक को एक पीक टियर 3 थंडर बीस्ट का शिकार करना जरूरी है। जंगलो कहता है कि ये रिक्वायरमेंट तो काफी डिमांडिंग लगती है, लेकिन वो उसकी चिंता को खारिज कर देता है। कॉन्फिडेंस से बोलता है कि उसके एलीट ट्रेनिंग कैंप के स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल मैनेजेबल होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर वू फिर नीले बालों वाले एक स्टूडेंट ले जिनयांग को निकालता है, उसको इस टर्म का सबसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बताता है और कहता है कि उसके लिए टियर 4 बीस्ट को भी मारना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यूरियस होकर वो फिर पूछता है कि क्या शू जिंगमिंग की कॉम्बैट पावर भी टियर 3 के पीक के आसपास है। जंगलो एक स्मर्क के साथ बताता है कि लियो मिंग के हिसाब से शू जिंगमिंग तो असल में एक टियर 4 पीक यूजर की कमाल की ताकत रखता है। इंस्ट्रक्टर वू पूरी तरह से इंप्रेस्ड होकर कहता है कि अगर कभी मौका मिला तो वो शू जिंगमिंग को अपने स्टूडेंट्स के साथ स्पार करते देखना चाहेगा। उस खतरनाक थंडरस्टॉर्म जोन के अंदर शू जिंगमिंग कॉन्फिडेंस से एक घने अंधेरे जंगल में आगे बढ़ता है, जहां बिजली लगातार चमक रही है, उसके रास्ते को रोशन करती हुई। वो पहले कुछ लोकल बीस्ट्स का शिकार करने का प्लान करता है, फिर एक सुनसान जगह ढूंढकर रेल्म के नेचुरल लाइटनिंग फिनोमेना को अच्छे से स्टडी करने का सोचेगा।
कुछ ही देर में उसका रास्ता एलीट ट्रेनिंग कैंप के उन्हीं स्टूडेंट्स ने रोक लिया जिनके आगे था घमंडी ले जिनयांग। उनमें से एक समझाता है कि वो हमेशा से टॉप यूनिवर्सिटीज के जीनियसेस की ताकत के बारे में बहुत क्यूरियस रहे हैं और एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट प्रपोज करता है ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा थंडर बीस्ट्स का शिकार कर सकता है। शू जिंगमिंग अपनी खास सीधी साधी बोलने की आदत के साथ उनकी चैलेंज को साफ मना कर देता है। कहता है कि उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो अंदर ही अंदर उन्हें डिस्कार्ड करता है। सोचता है कि उनमें से कोई भी टियर 4 का नहीं है, इसलिए उसकी इतनी बड़ी ताकत के लिए वो कोई असली कंपटीशन नहीं है। जैसे ही वो शांति से आगे बढ़ जाता है, स्टूडेंट्स उसके साफ मना करने पर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो पर्पल बालों वाला स्टूडेंट उसके जाने पर मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या टॉप यूनिवर्सिटी वाले लोग सब डरपोक होते हैं। उनकी बेकार की बातों को नजरअंदाज करते हुए शू जिंगमिंग और अंदर घने जंगल में घुस जाता है, जहां उसे अचानक एक बहुत बड़ा भयानक बैल जैसा बीस्ट मिलता है। वो फटाफट पहचान लेता है कि ये एक हाई रैंक टियर 1 ब्लैक आर्मर्ड थंडर रॉक्स है, एक ताकतवर अपोनेंट। अपने सीनियर भाई की वार्निंग याद करते हुए कि यहाँ के बीस्ट आम जंगल के इलाकों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो फैसला करता है कि ये उसकी असली ताकत को टेस्ट करने का सबसे अच्छा मौका है। वो बिजली का बैल एक तेज लाइटनिंग का ब्लास्ट छोड़ता है, सीधे हमारे एमसी पर जानलेवा सटीकता से दागता है। वो वार शू जिंगमिंग को सीधे लगता है, लेकिन यार वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहता है। ये उसकी जबरदस्त मजबूती का सबूत है। वो शांति से देखता है कि बीस्ट की लाइटनिंग पावर वाकई दमदार है, लेकिन साफ है कि वो उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पाई। अरे भाई, उसके हमलों को अच्छे से परखने के बाद हमारा एमसी, जो हमेशा थरो रहता है, डिसाइड करता है कि अब इस बीस्ट की मजबूती चेक करने का वक्त आ गया है। एक कॉन्फिडेंट दहाड़ के साथ वो एक्शन में कूदता है, हमला करते हुए मॉन्स्ट्रोसिटी तक का फासला एक पल में खत्म कर देता है और एक ही जबरदस्त वार से उसको वहीं खत्म कर देता है। हमारा हीरो शांति से बोलता है कि इसकी डिफेंसेस एवरेज मॉन्स्टर से काफी बेहतर थी, जो कि एक लॉजिकल बात है, क्योंकि ये लगातार जोन की तेज लाइटनिंग के सामने रहता था, जैसे कि उसको बिजली की भट्टी में ही बनाया गया हो। हमेशा की तरह सिस्टम आता है, बीस्ट के खत्म होने की पुष्टि करता है और उस पर 15 एबिलिटी पॉइंट्स बरसाता है। यार, मारे हुए बीस्ट पर जीत के साथ खड़ा होकर शू जिंगमिंग एक गहरी सांस लेता है। उसको एहसास होता है कि लगभग पूरा महीना हो गया है जब उसने किसी बड़े मॉन्स्टर के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया है। तो यार, ये ठीक नहीं है। वो पक्का इरादा करता है कि अब वो बीस्ट मारना शुरू करेगा, अपना रैंक और ऊपर बढ़ाने के लिए। 4 घंटे बाद हमारे एमसी ने एक खतरनाक मिड रैंक टियर 2 स्विफ्ट थंडर आयरन वुल्फ को सफलतापूर्वक मार गिराया है और अपने बढ़ते हुए टैली में 25 एबिलिटी पॉइंट्स जोड़ दिए। लेकिन शू जिंगमिंग थोड़ा हैरान है, क्योंकि इस जोन में मॉन्स्टर्स की संख्या हैरानी से काफी कम है। आधे दिन में सिर्फ 9 किल ही किए हैं। जैसे ही वो फ्रेश होता है, वो आमतौर पर एक होलोग्राफिक मैप बनाता है और सोचता है कि क्या ये एरिया उसकी स्किल्स को सुधारने के लिए ज्यादा ठीक है या एबिलिटी पॉइंट्स तेजी से जमा करने के लिए। वो मैप रियल्म की बनावट को अच्छे से बताता है, एक आउटर, सेंट्रल, कोर और आखिर में इनर मोस्ट कोर एरिया, और हर एरिया में बढ़ता हुआ खतरा और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सेंट्रल एरिया में अपनी करंट लोकेशन देखकर वो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है, अब कोर एरिया में और अंदर जाने का वक्त है, इस उम्मीद में कि असली एक्शन और सारे बड़े बीस्ट्स वहीं छुपे हैं। 5 मुश्किल घंटों बाद वो आखिर में कोर एरिया में कदम रखता है और जैसे कि इशारा मिलते ही उसके अंदर से एक तेज अनजान नेचुरल लाइटनिंग का ब्लास्ट निकलता है, जो उसके आने का ऐलान करता है। हमारा तेज नजर वाला एमसी तुरंत देखता है कि यहाँ की थंडर इतनी ज्यादा तेज है कि उसकी लेजेंडरी इंडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी को भी थोड़ा हिला देती है और उसको अपनी पावरफुल एबिलिटी को लगातार एक्टिवेट रखने पर मजबूर करती है। लेकिन उसको एक नई उलझन होती है, क्योंकि हर हिसाब से यहाँ छिपे हुए बीस्ट्स को कम से कम टियर 4 होना चाहिए, लेकिन एक भी नजर नहीं आ रहा है। तभी यार उसको सब समझ आ जाता है। वो एक शानदार हरे पंखों वाला थंडर ईगल देखता है, जो ऐसे ही कई क्रीचर्स को लीड कर रहा है। सब एमरल्ड लाइटनिंग से चमक रहे हैं और सबसे तेज थंडर के झटकों का शिकार कर रहे हैं। और बस यार, उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो जल्दी से समझ जाता है कि ये इलेक्ट्रीफाइंग थंडर बीस्ट्स सिर्फ लाइटनिंग में ही नहीं है, बल्कि वो इसकी सबसे पोटेंट फॉर्म्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जैसे पतंगे आग की तरफ। बिंगो! वो अपनी ताकतवर द्वितीय डिवाइन लाइटनिंग को सबसे अच्छे बेट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, उनको सीधा अपने ट्रैप में खींचने के लिए। लेकिन रुको, अपनी बड़े मॉन्स्टर को लूरिंग की स्कीम शुरू करने से पहले उसको अपनी लाइटनिंग की दक्षता को सीरियसली लेवल अप करना होगा। एक शानदार छलांग के साथ वो एक मजबूत पेड़ की डाली पर ऊंचा बैठ जाता है, असली अनजान नेचुरल लाइटनिंग को अच्छे से देखने के लिए और अपनी खुद की थंडरस पावर की गहरी बारीकियों को सच में समझने के लिए। अपनी ऊंची जगह से शू जिंगमिंग पूरे ध्यान से आसमान में नचने वाली लाइटनिंग के अलग अलग रूप को अलग अलग करना शुरू करता है। बड़े बड़े क्लाउड टू क्लाउड स्ट्राइक से लेकर रहस्यमयी बॉल, इथीरियन शीट और यहां तक कि रेयर बीडेड लाइटनिंग तक।
वो बिल्कुल हैरान है उसकी बारीकियों को देखकर और असली एनर्जी को पागल और तेज दोनों बताता है, जो प्रकृति की अनजान शक्ति का सबूत है। उसकी आंखें नई समझ से चमक रही हैं। वो पक्का निष्कर्ष निकालता है कि इन नेचुरल चीजों का अध्ययन करना सच में अपनी फॉर्मिडेबल लाइटनिंग एबिलिटी में महारत हासिल करने का एक जबरदस्त शॉर्टकट है। 3 घंटे बाद थियरी अब प्रैक्टिस में बदल गई। वो शानदार तरीके से अपनी चमकती गोल्डन डुटियान डिवाइन लाइटनिंग को समन करता है और अपनी मास्टरी लेवल को अच्छे से इवैल्यूएट करता है। वो जल्दी समझ जाता है कि उसकी करंट मैनिपुलेशन की दक्षता उसकी पिछली एस रैंक एबिलिटीज जैसी है। मतलब उसको अभी बहुत आगे जाना है अपनी रॉ एनर्जी को लिक्विफाई करने के कवेटेड स्टेज तक पहुंचने के लिए। उसका दिमाग असली पावर के एस्टैब्लिश स्टेजेस में दौड़ता है, रॉ एनर्जी, उसके बाद लिक्विफैक्शन और आखिर में सॉलिडिफिकेशन का अल्टीमेट कंट्रोल। ये अच्छे से जानते हुए कि हर प्रोग्रेशन उसकी एबिलिटीज को कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाती है, वो डिसाइड करता है कि अभी के लिए इतनी कल्टीवेशन काफी है और सेंट्रल एरिया में सीधे वापस जाने का इरादा करता है अपने शानदार मॉन्स्टर लूरिंग प्लान को एक्शन में लाने के लिए। जानी पहचानी सेंट्रल एरिया में वापस आकर शू जिनमिंग एक पल भी वेस्ट नहीं करता, अपनी सिग्नेचर गोल्डन लाइटनिंग का चमकता हुआ तूफान छोड़ देता है। वो जानता है कि बस यही है उसकी पूरी स्ट्रैटेजी अपनी एबिलिटी पॉइंट हार्वेस्ट को ड्रामेटिकली बढ़ाने के लिए इस हिम्मती प्लान की सफलता पर डिपेंड करती है। और बस यही हुआ, एक्सपेरिमेंट एक तुरंत जबरदस्त सफलता साबित होता है। एक ठंडी दूर की दहाड़ जंगल में गूंजती है जो उसके कानों के लिए एक म्यूजिक है और बिना किसी शक के पुष्टि करती है कि उसका जबरदस्त आइडिया काम कर रहा है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो जैसे उन थंडर बीस्ट्स को इशारा करता है कि आओ और मुझे पकड़ो। जैसे ही वो घने जंगल में और अंदर जाता है गोल्डन लाइटनिंग की एक मैग्नेटिक शक्ति के साथ, उसका शरीर एक जीता जागता लाइटनिंग रॉड एनर्जी से चमकता है, तूफान में एक इररेजिस्टिबल बीकन का काम करता है। सिर्फ 2 घंटे बाद उसका मास्टर प्लान पूरी तरह से सफल हो गया है। उसके पीछे पावरफुल थंडर बीस्ट्स का एक बड़ा डरावना झुंड पीछा कर रहा है। हर कोई उसकी नशा करने वाली इलेक्ट्रीफाइंग ऑरा से बिल्कुल हैरान और खिंचा चला आ रहा है। पीछे लगी हुई बड़ी भीड़ को देखकर उसके होठों पर एक हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट मुस्कान आती है और उसके दिमाग में ख्याल आता है, अब असली हार्वेस्ट सच में शुरू होती है। देखो, उस बड़े झुंड से पूरी तरह से घिरे हुए, जिसे उसने इतनी चतुराई से ल्योर किया था, शू जिंगमिंग उनकी तरफ मुड़ता है और उनकी इतनी बड़ी संख्या से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। एक अंदाज के साथ वो उन्हें चिढ़ाता है, अरे तुम मेरी थंडर में नहाना चाहते थे तो लो दे दिया। और एक जबरदस्त दहाड़ के साथ वो अपनी विनाशकारी थंडर प्रिजन छोड़ता है, जो शुद्ध गोल्डन लाइटनिंग की एक बहुत बड़ी लहर है जो बाहर की तरफ फूटती है और तुरंत पूरे फंसे हुए पैक को घेर लेती है और शॉक करती है। जैसे ही वो उसके इलेक्ट्रिक केज में तड़पते हैं, वो जल्दी से शुद्ध थंडर का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ स्पीयर समन करता है और बहुत ताकत के साथ उसे सीधे तड़पते हुए ग्रुप के हार्ट में फेंक देता है, जो एक शानदार फायरी एक्सप्लोजन करता है और पूरे जोन को रोशन कर देता है। इतनी बड़ी तबाही के बावजूद कुछ फॉर्मिडेबल बीस्ट्स उस ब्लास्ट से बच निकलते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ है और वो तुरंत हमारे एमसी पर लंच करते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं है, शू जिंगमिंग उनके डेस्परेट चार्ज का स्वागत एक और भी बड़ी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ करता है, जैसे बोल रहा हो, परफेक्ट टाइमिंग, तुमने तो खुद को लाइन में लगा लिया है। एक आखिरी जमीन हिला देने वाली दहाड़ के साथ वो अपनी ताकतवर डिवाइन लाइटनिंग की एक आखिरी पूरी तरह से विनाशकारी लहर छोड़ता है। उसके अंदर से ताकत का एक रुकने वाला सर्ज फूटता है, जो तुरंत हर बचे हुए बीस्ट को पूरी तरह से अनाइलेट कर देता है। डिंग डिंग डिंग, उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस की एक फ्लरी आती है जो अनगिनत क्रीचर्स के स्विफ्ट डिमाइस की पुष्टि करती है और उस पर बहुत सारे एबिलिटी पॉइंट्स बरसाती है। शू जिंगमिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता है, अपनी शानदार नई हंटिंग स्ट्रैटेजी से बिल्कुल खुश है और संतुष्टि के साथ बोलता है कि ये ल्योरिंग टेक्निक उसके पुराने मेथड से आसानी से 10 गुना ज्यादा तेज है। मारे हुए बीस्ट्स के शवों के बीच खड़ा हुआ शू जिंगमिंग एक गहरी थकी हुई सांस लेता है, थकान से हाँफ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर पूरी संतुष्टि दिख रही है। यार, वो अपना इंटरफेस खोलता है, जल्दी से अपने गेंस गिनता है। इस राउंड में या तो 18 या 13 एबिलिटी पॉइंट्स मिले हैं और दिमाग में जल्दी से हिसाब लगाकर उसको एहसास होता है कि हाई रैंक टियर 3 में ब्रेक थ्रू अब बिल्कुल करीब है। उसके चेहरे से पसीना चमकता और टपकता है, जो उसकी जबरदस्त मेहनत का सबूत है जो उसने अभी की। देखो, उसमें इतनी जबरदस्त इंड्योरेंस है कि वो पूरे 6 दिन बिना सोए रह सकता है। लेकिन वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि अभी तो सिर्फ 1 ही दिन हुआ है। वो जल्दी से अपना हाइपर एफिशिएंट रूटीन रिव्यू करता है। 2 घंटे की थ्रिलिंग मॉन्स्टर ल्योरिंग और उसके बाद 8 घंटे की जरूरी रिकवरी, एक साइकिल जो उसको हर बार 3600 पॉइंट्स देता है, कसम से, जिससे उसको रोज बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। हमेशा प्रैक्टिकल और पूरी एफिशिएंसी पर ध्यान देने वाला शू जिंगमिंग जल्दी से फैसला करता है कि हारे हुए वुल्फ से कीमती लूट उठा ले और फिर जल्दी से आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढे।
जैसे ही वो लूट करता है यार उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो एक चमकती हुई नीले पर्पल रंग की जेम ऊपर उठाता है, एक कीमती थंडर क्रिस्टल कोर जो उस पहले टियर 3 थंडर बीस्ट से मिला है जिसे उसने मारा था। क्या जबरदस्त किस्मत है उसकी। 5 दिन गुजर जाते हैं। वापस उस रुकने न वाले सेंट्रल थंडरस्टॉर्म जोन में एक नया नजारा सामने आता है, जहां एक एलीट ट्रेनिंग कैंप के 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप ध्यान से घने कशकशाते जंगल से गुजर रहा है। इस ग्रुप में गंभीर ले जिन यांग, एक तेज लड़की स्टूडेंट और एक मेहनती लड़का स्टूडेंट है। लड़की स्टूडेंट थक कर कराहती है। ले जिन यांग से खास तौर पर शिकायत करती है कि उनको सुबह 3 बजे उठाया गया, जो बहुत मुश्किल था। ले जिन यांग हमेशा की तरह शांत सब्र से समझाता है कि इस हमेशा रोशन रहने वाले जोन में दिन का असली वक्त ज्यादा मायने नहीं रखता। फिर वो उसको दबाव डालती है, चिंतित होकर पूछती है कि वो वापस कब जा सकते हैं और याद दिलाती है कि उनके 6 दिन के मुश्किल असेसमेंट का आखिरी दिन है। लेकिन ले जिन यांग अपनी बात पर अडिग रहता है, जिद करता है कि वो ठीक शाम 6 बजे तक रुकेंगे, ये जोर देते हुए कि उनकी एक्स्ट्रा एंड्योरेंस उनके सुपीरियर्स पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी और उनके एलीट कैंप की शानदार इज्जत को और मजबूत करेगी। लड़की स्टूडेंट हंसी उड़ाते हुए बोलती है, तुरंत उस लड़के शू जिंगमिंग का जिक्र करती है, जिसे वो नफरत से मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी का कायर बुलाती है। वो पक्के तौर पर मान लेती है कि वो तो कई दिन पहले ही भाग गया होगा। घमंड से तर्क देती है कि अगर उनकी अच्छी टीम भी मुश्किल से ही ठहर पाई थी रुक रुक कर आराम करने के बाद, तो वो अकेले यहां कैसे जिंदा रह सकता है। और तो और वो घमंड से अपनी पीठ थपथपाती है, ये बताते हुए कि उसका थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल में सीधे जुड़ने का फैसला कितना शानदार था। अचानक यार एक बहुत तेज गरजने की आवाज से जंगल हिल जाता है। सभी उछल पड़ते हैं। वो घबराकर चारों तरफ देखते हैं, सोच रहे हैं कि कहीं भूकंप तो नहीं आ गया। एक लड़की स्टूडेंट चिल्लाती है, इस हलचल को एक डरानी बीस्ट टाइट पहचानते हुए, और दूसरों को अपनी जान बचाने के लिए भागने को कहती है। ले जिनयांग हमेशा की तरह लीडर शांति बनाए रखने की कोशिश करता है, ये देखते हुए कि इस टाइट का स्केल ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा है। लेकिन तब बिजली से लिपटी बीस्ट्स का एक झुंड जंगल से गुजरने लगता है। कसम से एक सचमुच डरावना नजारा। उनके आगे तेजी से भाग रहा है और कोई नहीं, शू जिंगमिंग है, जो उनका अकेला टारगेट लगता है। एलीट स्टूडेंट्स उसको तुरंत पहचान लेते हैं, ये देखकर हैरान हैं कि वो अभी भी डेंजर जोन में है। ले जिनयांग सोचता है कि शू ने गलती से झुंड को भड़काया होगा और सुझाव देता है कि उनको उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यार लड़की स्टूडेंट जल्दी से ले जिनयांग को रोक देती है। शू जिंगमिंग पर इल्जाम लगाती है कि वो जानबूझकर बीस्ट टाइट को उनकी तरफ ला रहा है ताकि उनको अपने बचने के लिए बेट के तौर पर इस्तेमाल कर सके। उनकी घबराहट भरी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए शू जिंगमिंग उनके ग्रुप के पास से बहुत तेज रफ्तार से गुजरता है, अपने पीछे बिजली की चमकती हुई निशानी छोड़ते हुए। बीस्ट का पूरा झुंड स्टूडेंट्स के पास से गरजता हुआ निकल जाता है, उनको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए, जैसे वो शू जिंगमिंग की चमकती बिजली के पीछे आंख बंद करके जा रहे हों। लड़की स्टूडेंट मजाक उड़ाते हुए हंसती है, उसको पूरा यकीन है कि शू जिंगमिंग अब पक्का गया। लेकिन यार उसकी हंसी उसके गले में ही फंस जाती है जब उसको एहसास होता है कि बीस्ट्स उन पर बिल्कुल हमला नहीं कर रहे हैं। ले जिनयांग तेज नजरों से नजारे को देखता है, जल्दी से ये समझ जाता है कि शू जिंगमिंग जानबूझकर अपनी गोल्डन लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा है इन ताकतवर बीस्ट्स को किसी अनजाने पर्सनल मकसद के लिए दूर ले जाने के लिए। ले जिनयांग बढ़ती चिंता के साथ देखता है, पूरा हैरान है कि एक मामूली टियर 3 मिड रैंक स्टूडेंट इतने सारे खतरनाक बीस्ट्स को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, जिसमें कई टियर 3 के पीक वाले भी हैं। लड़की स्टूडेंट बताती है कि शू जिंगमिंग ने आखिर में भागना बंद कर दिया है। ले जिनयांग घबराकर पसीना पूछता है, ये जानते हुए कि वो भी इतने बड़े ग्रुप के खिलाफ बहुत मुश्किल से लड़ेगा, और सोचता है कि आखिर शू जिंगमिंग इस हमले से कैसे बचेगा। अचानक शू जिंगमिंग पलटता है और ताकत का एक भयानक झटका छोड़ता है। अनगिनत बिजली की धार हवा में काटती हैं और तुरंत बीस्ट्स और टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। ले जिनयांग पूरी तरह दंग रह जाता है उस अटैक की डरावनी ताकत और जबरदस्त रेंज देखकर। वो दिमाग में अपनी लिमिट से तुलना करता है। ये एहसास होता है कि एक पीक टियर 3 यूजर के तौर पर उसकी रेंज सिर्फ 30 मीटर्स है, जबकि शू जिंगमिंग का अटैक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। उसको शक है कि शू जिंगमिंग की एबिलिटी सिर्फ ए रैंक नहीं बल्कि शायद एस रैंक है, लेकिन वो जल्दी से इस सोच को हटा देता है। ये मानना मुश्किल लगता है कि एक फ्रेशमैन टियर 3 मिड रैंक पर इतने हाई लेवल पर हो सकता है। एक बहुत बड़ा बिजली का धमाका पूरे झुंड को खत्म कर देता है और पीछे सिर्फ जली हुई जमीन छोड़ जाता है। दूसरा लड़का स्टूडेंट पूरी तरह हैरत से देखता है। मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की भयानक ताकत पर कमेंट करता है, जैसे शू जिंगमिंग बीस्ट्स को कुछ भी नहीं समझकर मार रहा है। इस खून खराबे के बीच शू जिंगमिंग शांति से अपना स्टेटस चेक करता है। उसने 30,000 एबिलिटी पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए हैं। आखिर में आगे बढ़ने के लिए जरूरत पूरी हो गई है। 5 दिन बिना सोए रहने के बाद वो पूरी तरह थक चुका है। वो बेस पर वापस जाने से पहले अपग्रेड करने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का फैसला करता है। बाद के नज़ारे को देखते हुए लड़का स्टूडेंट ले जिनयांग से पूछता है कि क्या वो उस बड़े झुंड को संभाल पाता। ले जिनयांग मानता है कि वो कर पाता, लेकिन पक्के तौर पर इतनी तेज रफ्तार और एफिशिएंसी से नहीं। लड़का स्टूडेंट अपने माथे से पसीना पूछता है, बहुत चैन की सांस लेता है कि उसने पहले शू जिंगमिंग के साथ डुअल करने पर जोर नहीं दिया।
ये एहसास करते हुए कि वो बुरी तरह हार जाती, लड़की स्टूडेंट पूछती है कि क्या शू जिंगमिंग ले जिनयांग की तरह एक टियर 4 बीस्ट को मार सकता है। ले जिनयांग शू जिंगमिंग की ताकत का अंदाजा लगाता है और सोचता है कि शायद वो नहीं, अभी तो नहीं। संतुष्ट होकर वो नतीजा निकालती है कि ले जिनयांग अभी भी बेहतर रैंकर है। सिर्फ 10 मिनट बाद जंगल के एक शांत हिस्से में एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठा हुआ शू जिंगमिंग अपना गहरे नीले रंग का सिस्टम एक्टिवेट करता है अपने पॉइंट्स एलोकेट करने के लिए। उसके शरीर से गोल्डन लाइटनिंग का एक जबरदस्त झटका निकलता है जैसे ही अपग्रेड का असर होता है। शू जिंगमिंग ने कामयाबी से टियर 3 हाई रैंक में ब्रेक थ्रू कर लिया है, एक बहुत बड़ा पावर बूस्ट। उसके फिजिक और स्पिरिट एट्रीब्यूट्स में लगभग 500 पॉइंट्स का इजाफा होता है और उसकी एबिलिटी रेंज बढ़कर 40 मीटर्स हो जाती है, जो कि कमाल है। यार वो देखता है कि उसके स्टैट्स अब एक आम टियर 4 ए रैंक यूजर के लेवल तक पहुंच गए हैं, जो उसके करंट रैंक के हिसाब से पागलपन है। अपनी स्पिरिट को पूरी तरह रिकवर होता महसूस करते हुए शू जिंगमिंग आराम करने का इरादा बदल देता है। इसके बजाय वो लकड़ी के टुकड़े से उछलकर खड़ा हो जाता है। कोर एरिया में एक और हिम्मती ट्रिप करने का फैसला करता है नेचुरल लाइटनिंग फिनोमिनन को देखने के लिए। बेस पर वापस जांग लो चिंता में इधर उधर घूम रहा है। बहुत परेशान है कि शू जिनमिंग 5 दर्दनाक दिन और रातों से वापस नहीं आया है। उसको डर है कि उसका छोटा भाई बहुत बड़े खतरे में हो सकता है, ये बताते हुए कि वो भी इस जोन में ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तक ही रह सकता है। इंस्ट्रक्टर वुआन पास आता है, पूछता है कि वो वहां फिर से क्यों इंतजार कर रहा है। साफ पता चलता है कि वो जैंगलो की चिंता का आदी है। जैंगलो बताता है कि वो अपने जूनियर भाई का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। वुआन पक्का करता है कि वो स्टूडेंट वापस नहीं आया है और जैंगलो बताता है कि 6 दिन हो गए हैं, तो अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। वुआन उसको तसल्ली देता है और कहता है कि वो शू जिनमिंग पर नजर रखेगा जब तक वो थंडरस्टॉर्म जोन में हंट करने जाता है। जैंगलो उसके इस अच्छे ऑफर के लिए बहुत शुक्रगुजार होता है। वुआन हाथ हिलाकर कहता है कि साथी होने के नाते एक दूसरे की मदद करना तो उनका फर्ज है। 6 घंटे बाद खतरनाक कोर एरिया में शू जिनमिंग एक पेड़ की ऊंची डाली पर बैठकर अपने आसपास ध्यान से देख रहा था। वो फैसला करता है कि अब वापस जाने का वक्त हो गया है और वो नीचे उतरने की तैयारी करता है। शू जिनमिंग नीचे कूदता है और जंगल की जमीन पर मजबूती और खूबसूरती से उतरता है। वो अपनी नई ताकत पर सोचता है कि टियर 3 हाई रैंक फिजिक बहुत प्रभावशाली है, लेकिन अभी भी एब्सोल्यूट पीक से बहुत दूर है। अचानक एक भयानक दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है, पेड़ों को तक हिला देती है। एक बहुत बड़ा स्टॉर्म थंडर बेयर निकलता है, जिसको शू जिनमिंग तुरंत एक डरावना टियर 4 हाई रैंक बीस्ट पहचानता है। वो हेवनली लाइटनिंग से इसको वन शॉट करने की सोचता है, लेकिन इसकी जगह वो अपनी फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटीज टेस्ट करने का फैसला करता है। अब जबकि वो टियर 3 हाई रैंक पर पहुंच गया है, शू जिनमिंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, खुद को चमकदार गोल्डन लाइटनिंग में लपेट लेता है और बेयर की तरफ कूदता है, एक जबरदस्त लड़ाई के लिए तैयार। एक पेड़ के पीछे छुपा वुआन हैरान था कि इतनी देर ढूंढने के बाद आखिर उसको शू जिनमिंग मिल ही गया। वो उस तेज लड़ाई को देखता है और नोट करता है कि शू जिनमिंग ने टियर 3 हाई रैंक में ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन उसकी लाइटनिंग एबिलिटी का रेंज उसके करंट लेवल के लिए हैरानीजनक हद से ज्यादा लगता है। वो जल्दी समझ जाता है कि वो स्टूडेंट इस बड़े बेर से अकेले लड़ने का इरादा रखता है। वुआन थोड़ी हंसी के साथ देखता है, शू जिनमिंग की हिम्मत की तारीफ करता है, लेकिन मानता है कि जीनियस को थोड़ा परेशान होने देना उसको अपनी कमजोरियों को समझने में मदद करेगा। स्टॉर्म थंडर बेयर दहाड़ता है, उसकी आंखें डरावनी तरह से चमकती हैं और कच्ची इलेक्ट्रिसिटी उसके बड़े डरावने शरीर के चारों तरफ इकट्ठा होने लगती है। अरे भाई, वो डरावना बीस्ट जो कि असली प्राकृतिक शक्ति है, अपनी बहुत बड़ी बाह को दिमाग घुमा देने वाली स्पीड से नीचे गिराता है और सीधे अपने एमसी शू जिनमिंग पर लाइटनिंग इन्फ्यूज स्ट्राइक करता है। लेकिन डिफेंसिव मूव करने के बजाय शू जिनमिंग हमेशा की तरह इस बड़े अटैक का सामना अपने ताकत से भरे पंच से सीधे करने का फैसला करता है। उनकी टक्कर की जबरदस्त ताकत से एलिमेंटल एनर्जी का एक चकाचौंध कर देने वाला एक्सप्लोजन होता है, एक इतना बड़ा शॉकवेव कि वो पूरे जंगल की नींव तक हिला देता है। अंधेरे में अपनी जगह से इंस्ट्रक्टर वुआन, जो उसने अभी देखा, उससे पूरी तरह से दंग रह जाता है। वो मुश्किल से समझ पाता है कि शू जिनमिंग ने ना सिर्फ उस जबरदस्त स्ट्राइक को ब्लॉक किया, बल्कि फ्रेशमैन की लाइटनिंग पावर असली में उस बड़े बीस्ट से ज्यादा ताकतवर लगती है। वुआन को बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है कि ये कोई कमजोर नहीं था, ये बेर एक टियर 4 हाई रैंक क्रीचर है जो किसी भी फ्रेशमैन को लड़ने से एक पूरा मेजर रैंक ऊपर है। वुआन के चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंद आ जाती है जब वो तुरंत समझ जाता है कि इस सिचुएशन में कुछ बहुत ही अजीब है। वो इस हैरानीजनक नतीजे पर पहुंचता है, कसम से शू जिनमिंग की एबिलिटी पक्का सिर्फ ए रैंक नहीं है, उसको तो एस रैंक होना चाहिए या शायद उससे भी ऊपर। अचानक एक नाम उसकी मेमोरी में क्लिक करता है, जैसे एक भूली हुई पजल पीस आखिरकार अपनी जगह ढूंढ लेता है। वो आखिरकार याद करता है कि शू जिनमिंग तो प्रतिष्ठित मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी का बहुत फेमस एस रैंक लाइटनिंग फ्रेशमैन है, एक असली प्रतिभाशाली।
इस हैरानीजनक खुलासे के बावजूद भी ये समझना अब भी दिमाग घुमाने वाला है कि एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ने पहले ही टियर 3 हाई रैंक तक असेंड कर लिया है। इसी बीच शू जिंगमिंग धीमा नहीं पड़ रहा, अपना फायदा उठाते हुए बीच हवा में सीधे बड़े बेर से टकरा रहा है। उसकी आंखों से गोल्डन लाइटनिंग निकल रही थी और एक कॉन्फिडेंट, लगभग घमंडी मुस्कान के साथ शू जिंगमिंग साफ तौर पर इस एपिक बैटल का मजा ले रहा है। चुपचाप इस बात की पुष्टि करता है कि उसकी लाइटनिंग जबरदस्त रूप से बेहतर है और वो बीस्ट को और लाने की चुनौती देता है। गोल्डन लाइटनिंग के चमकदार ऑरा में घिरा हुआ शू जिंगमिंग बिना डरे सीधे बड़े स्टॉर्म थंडर बेर पर चार्ज करता है। उनके मुट्ठी ब्लाइंडिंग गोल्डन और खतरनाक ग्रीन एलिमेंटल एनर्जी के एक धरती हिला देने वाली टक्कर में मिलते हैं। कसम से ये कच्ची ताकत का एक नजारा था। उस टक्कर का जबरदस्त असर आसपास के पेड़ों में तेज शॉकवेव्स भेजना शुरू कर देता है, जो उनकी ताकत का सबूत है। इंस्ट्रक्टर वॉन पूरी तरह से हैरान है कि एक मामूली इंसान एक टियर 4 हाई रैंक बीस्ट से सीधे टक्कर ले सकता है। यार, ये तो लगभग अनसुना है। वो अंदर ही अंदर शू जिंगमिंग की फिजिकल ताकत की तुलना एक रैम्पेजिंग इंसानी मॉन्स्टर से करता है, जो नॉर्मल इंसानी लिमिट्स को पूरी तरह से तोड़ देता है। वॉन समझदारी से अपना वीडियो कैमरा निकालते हुए डिसाइड करता है कि उसको ये लेजेंडरी बैटल रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी और इस जबरदस्त फुटेज का यूज अपने घमंडी एलीट स्टूडेंट्स को नीचा दिखाने और उनको ये दिखाने के लिए करेगा कि एक असली टॉप टियर यूनिवर्सिटी जीनियस कैसा दिखता है। इसी बीच एक सचमुच मुस्कुराता हुआ शू जिंगमिंग इस बात की पुष्टि करके खुश होता है कि उसकी फिजिकल ताकत सचमुच बड़े बेर की कच्ची ताकत के बिल्कुल बराबर है। यार, वो अपनी कैपेबिलिटीज को और आगे बढ़ाने का फैसला करता है। अपनी बहुत मजबूत इनडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी और अपनी विस्फोटक थंडर पोल स्टेट को पूरी तरह से एक्टिवेट करता है। अपनी एनर्जी रिजर्व्स को पीक पर और चमकते हुए वो एक बार फिर गुस्से वाले बीस्ट पर चार्ज करता है, एक इंसानी लाइटनिंग बोल्ट की तरह। वो बेर पर एक और जबरदस्त लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड पंच करता है, एक ऐसा स्ट्राइक जो पूरे जंगल में गूंज उठता है। वो भयानक बीस्ट दर्द भरी और गुस्से वाली दहाड़ निकालता है, उस जबरदस्त ब्लो से हिल जाता है जो उसने अभी खाया था। बदले की भावना में बेर शू जिंगमिंग पर जोर से झपटता है और अपने एमसी को जमीन पर पीछे की तरफ धकेल देता है। पूरी तरह से सेफ उतरते हुए शू जिंगमिंग दिमाग में नोट करता है कि आमतौर पर ऐसे बहुत मजबूत क्रीचर को हराने के लिए ताकतवर हथियारों की जरूरत होती है, खासकर जब उसके नंगे हाथ के स्ट्राइक से उसकी टांग पूरी तरह से नहीं टूट पाई। फिर भी हमेशा की तरह चुनौती देने वाला वो इस पूरी रोचक लड़ाई के लिए सिर्फ अपनी मुट्ठी यूज करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड रहता है। हद से ज्यादा गुस्से में आकर बीस्ट अपने बड़े शरीर के चारों तरफ खतरनाक ग्रीन लाइटनिंग की बहुत बड़ी मात्रा इकट्ठा करना शुरू करता है। ताकत का एक डरावना प्रदर्शन। वो एक कान फाड़ देने वाली गले से निकली दहाड़ निकालता है जो हवा को फाड़ती हुई लगती है और एक जबरदस्त थंडरस्टॉर्म को बुलाता है जो पूरे एरिया को पूरी तरह से घेर लेता है। वॉन इस बहुत खतरनाक सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, अंदर ही अंदर नोट करता है कि जो कोई भी उस स्टॉर्म में फंस जाता वो पक्का बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता या तुरंत मर भी जाता। जबकि स्टैंडर्ड समझदार टैक्टिक तुरंत टैक्टिकल रिट्रीट करना होता। वो जल्दी समझ जाता है कि शू जिंगमिंग का पीछे हटने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। इसकी बजाय और भी तेज गोल्डन एनर्जी से चमकता हुआ शू जिंगमिंग एक कॉन्फिडेंट मुस्कान देता है। गुस्से वाले बीस्ट को एक फैसले वाली टक्कर के लिए चैलेंज करता है, ये देखने के लिए कि किसकी लाइटनिंग सबसे ऊपर है। इलेक्ट्रीफाइंग ऑरा में घिरा हुआ शू जिंगमिंग हवा में बहुत ऊंचा कूदता है, एक गोल्डन मीटियर की तरह ऊपर उठता हुआ। वो जबरदस्त धरती हिला देने वाली ताकत से नीचे गिरता है। टक्कर पर गोल्डन और पर्पल लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा चकाचौंध कर देने वाला एक्सप्लोजन करता है और भी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो तुरंत अपना स्पेशलाइज्ड लाइटनिंग आर्मर बुलाता है। एक ऐसा नजारा जो उसकी डिफेंसेस को बहुत बढ़ाने और उसकी पहले से ही बहुत ज्यादा ताकत को और एम्पलीफाई करने के लिए डिजाइन किया गया है। पूरी तरह से चार्ज और बिल्कुल निडर होकर वो सीधे दहाड़ते हुए बीस्ट पर चार्ज करता है, गोल्डन लाइट का एक ब्लर बनकर, ऐसी स्पीड से चलते हुए जिसको वो भारी भरकम बैट ट्रैक करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। शू जिंगमिंग हर तरफ से जबरदस्त पंचेस की एक लगातार जबरदस्त मार बरसाता है, पूरी तरह से उस बड़े क्रीचर पर हावी हो जाता है। वो बीस्ट के हैरानीजनक धीमे काउंटर अटैक्स को बिना किसी मेहनत के डॉज करता है। अंदर ही अंदर नोट करता है कि एक टीओ 4 हाई रैंक बीस्ट की स्पीड उसकी अपनी लाइटनिंग फास्ट मूवमेंट्स के सामने साफ तौर पर प्रभावशाली नहीं है। देखो, इस महान लड़ाई को अब फैसले वाले अंत तक पहुंचाने के लिए वो अपनी खास थंडर ड्रैगन फिस्ट टेक्निक छोड़ देता है, जिसमें शुद्ध सुनहरी बिजली का एक भयानक शानदार ड्रैगन सीधा उसके हैरान दुश्मन की तरफ उड़ता है। यार, वो तबाहकुन आखिरी वार ठीक भालू के सर पर लगता है और उसको एक पक्का जानलेवा वार देता है जो उसकी किस्मत तय कर देता है। अरे भाई, शू जिंगमिंग बड़े आराम से उतरता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और उसके पीछे वो बड़ा जानवर धूल के घनाघोर बादल में गिर जाता है जो उसकी जीत का एक बहुत बड़ा निशान बन जाता है। एक संतुष्टि देने वाला सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत किल की पुष्टि करता है और अपने एमसी को उसके कमाल के काम के लिए बिल्कुल सही एबिलिटी पॉइंट्स मिलते हैं। चुपके से देख रहा इंस्ट्रक्टर वुअन अब पूरी तरह ठंडे पसीने में डूबा हुआ है।
उसका दिमाग घूम रहा है क्योंकि वो बिल्कुल हैरान है कि इतना बड़ा शिकारी इतनी डराने वाली आसानी से खत्म हो गया। उसको अब पूरी तरह समझ आता है कि शू जिंगमिंग का पावर लेवल किसी आम इंसान से ज्यादा किसी पुराने जादुई ड्रैगन जैसा है। यार अपनी छुपी जगह से बाहर आकर वुआन शू जिंगमिंग के पास आता है। उसकी आवाज में सच्ची तारीफ भरी है जब वो एस रैंक स्टूडेंट की सच में जबरदस्त ताकत की तारीफ करता है। जब शू जिंगमिंग शांति से उसकी तरफ मुड़ता है, वुआन इस बिल्कुल नामुमकिन बात पर हैरान होता रहता है कि एक टियर 3 हाई रैंक यूजर ने अकेले ही एक टियर 4 हाई रैंक बीस्ट को कैसे हरा दिया। वो सच्चे दिल से कहता है कि अगर शू जिंगमिंग जैसे और प्रतिभाशाली लोग इंसानियत की रक्षा करें तो उन्हें आने वाले मॉन्स्टर के खतरे से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वुआन फिर अपना वीडियो कैमरा निकालता है और बताता है कि उसने पूरी सांस रोक देने वाली लड़ाई को बहुत ध्यान से रिकॉर्ड किया है और उस कमाल की फुटेज को अपने बदनाम घमंडी एलीट स्टूडेंट्स के लिए अनमोल सिखाने के सामान टीचिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत मांगता है। शू जिंगमिंग जो हमेशा की तरह बेपरवाह रहता है, आराम से मान जाता है और अंदर ही अंदर सोचता है कि उसको अभी तक अपनी पूरी डराने वाली ताकत को बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। एक बहुत शुक्रगुजार वुआन पूरे थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल की तरफ से उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है। वो साफ तौर पर बहुत खुश है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए वुआन पूछता है कि क्या शू जिंगमिंग ने ग्रेजुएशन के बाद उनके प्रतिष्ठित थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल में जुड़ने के बारे में सोचा है। वो पहले ही इस कमाल के लेजेंड को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, बड़े भालू से कीमती सामान निकालते हुए स्टूडेंट जवाब देता है कि उसने अभी तक सच में अपने आगे के करियर प्लान्स के बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। ऐसे बड़े प्रतिभा को रिक्रूट करने के लिए उत्सुक वुआन जल्दी से उनके कमाल के फायदे बताता है। टॉप टियर ट्रीटमेंट का वादा करता है, पवित्र थंडर सीक्रेट रैन की रक्षा करने वाला एक फायदेमंद पोस्ट और यहां तक कि उनके लेजेंडरी हॉल मास्टर से व्यक्तिगत गाइडेंस भी, जो खुद एक टियर 9 मार्शल सेंट है। चुपके से मान रहा था कि वो प्रतिष्ठित पद उसकी अपनी ग्रोथ के लिए पक्का बहुत फायदेमंद होगा। शू जिंगमिंग शांति से इंस्ट्रक्टर का शुक्रिया करता है और वादा करता है कि वो इस पर गंभीरता से सोचेगा, लेकिन वो वुआन को नरम दिल से याद दिलाता है कि एक आम फ्रेशमैन के रूप में उसके पास अभी भी कोई बड़े करियर डिसीजंस लेने से पहले बहुत वक्त है। फिलहाल बात से संतुष्ट होकर वुआन बातचीत का रुख बदल देता है। शू जिंगमिंग को बताता है कि उसका सीनियर भाई जैंग लो जोन के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहा है। वो बड़े प्यार से मैसेज देने की पेशकश करता है अगर शू जिंगमिंग और ज्यादा वक्त तक ट्रेनिंग करना चाहता है। अपनी सोच दिखाते हुए यार अचानक अपने सीनियर भाई को पूरी तरह भूल जाने का पछतावा महसूस करते हुए थोड़ा ऑकवर्ड शू जिंगमिंग जल्दी से पेशकश को मना कर देता है। कहता है कि वो असल में तुरंत वापस जाने की तैयारी कर रहा है। अरे भाई, इंस्ट्रक्टर वुआन अपने एमसी शू जिंगमिंग को बहुत लगन से अपना सामान इकट्ठा करते हुए देखता ही रह जाता है। अंदर ही अंदर वुआन पूरी तरह हैरान है। समझ रहा है कि शू जिंगमिंग ने सिर्फ सहा ही नहीं बल्कि उस खतरनाक थंडरस्टॉर्म जोन में पूरे 6 दिन बिल्कुल अकेला सर्वाइव भी किया। ये एक ऐसा काम है जो वुआन के अपने कमाल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देता है। अपने आम नरम स्वभाव के साथ शू जिंगमिंग इजाजत लेता है, नरम दिल से सुझाव देता है कि इंस्ट्रक्टर उसके बिना ही वापस चला जाए। फिर अपना थका हुआ शू जिंगमिंग हरे हुए थंडर बेयर के घने फर में घुसता है, बहुत ध्यान से अपना मिलने वाला इनाम ढूंढता है और बस वो कामयाबी से एक मनमोहक चमकता हुआ नीला थंडर क्रिस्टल कोर निकालता है। करीब से देखने पर वो शांति से देखता है कि ये उस वाले से थोड़ा कम पावरफुल है जो उसके सीनियर भाई ने उसको बड़े दिल से दिया था, लेकिन फिर भी ये बहुत कीमती खोज है और आखिर में अपने एमसी को बेस पर वापस जाने के लिए उकसाता है। जिस पल वो सीक्रेट रेल्म के गेटवे से बाहर निकलता है और बेस की सुरक्षा में वापस आता है, उसको तुरंत साफ तौर पर राहत महसूस करता हुआ जांगलू देख लेता है। जांगलू लगभग दौड़ता हुआ आता है, बिल्कुल हैरान है कि उसके जूनियर भाई ने वहां पूरे 6 दिन और 5 रातें कैसे बर्दाश्त कर लिए और तुरंत पूछता है कि उसका नींद भरा एमसी कैसा है। शू जिंगमिंग जो हमेशा की तरह सीधी बात करता है, सीधे से मान लेता है कि उसको बस सोने की बहुत ज्यादा इच्छा है। जांगलू जो साफ तौर पर खुश है, अपने जूनियर के गले में एक सहारे वाला हाथ रखता है और जो साफ है वो कहता है, यार कोई भी जो 5 दिन लगातार बिना सोए ताकतवर जानवरों से लड़े वो पूरी तरह से थक जाएगा। वो नरम दिल से शू जिंगमिंग को लेकर जाता है, कुछ समझदारी भरी सलाह देता है कि यहाँ तक कि पावरफुल कल्टीवेशन भी तेज ट्रेनिंग और बहुत जरूरी आराम का सही संतुलन मांगता है और आखिर में उसको बहुत जरूरी नींद लेने के लिए भेज देता है। उसी रात बाद में अपने ऑफिस के शांत माहौल में इंस्ट्रक्टर वुआन आराम से एक चिकना गोल प्रोजेक्टर हवा में उछालता है। यार उसके सामने ट्रेनिंग कैंप से 3 एलीट स्टूडेंट्स खड़े हैं। ले जिन यांग एक जबरदस्त लड़की स्टूडेंट और एक बहुत कॉन्फिडेंट बैंगनी बालों वाला लड़का स्टूडेंट। ले जिन यांग जो हमेशा फोकस्ड रहती है, तुरंत उनके तेज मिशन के नतीजे के बारे में पूछती है। वुआन इस बात की पुष्टि करता है कि सब सुरक्षित वापस आ गए। गर्व से बताता है कि सब ने कम से कम एक जबरदस्त टियर 3 पीक बीस्ट को हरा दिया और ले जिन यांग को खास तारीफ देता है उसके कमाल के काम के लिए, जिसमें उसने एक टियर 4 लो रैंक बीस्ट को हराया। अंदर ही अंदर वुआन ली जिनयांग की कमाल की एबिलिटीज की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, लेकिन उसके विचार जल्दी से बदल जाते हैं। सोचता है कि यहाँ तक कि उसकी बहुत बड़ी प्रतिभा भी शू जिंगमिंग की जबरदस्त राक्षसी क्षमता के सामने कम लगती है। बाहर से वुआन बस ग्रुप को बधाई देता है कि उन्होंने उसकी ऊंची उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा किया है।
देखो, वो फिर बातचीत का रुख नरमी से बदलता है और उत्सुकता से उनकी राय पूछता है जंगलू के बदनाम जूनियर भाई के बारे में। ली जिनयांग तुरंत मान लेती है कि थोड़े वक्त के लिए उनकी मुलाकात हुई थी और शू जिंगमिंग की पक्की ताकत को मानती है। सावधानी से उसके पावर लेवल का अनुमान लगाती है कि वो टियर 3 पीक के आसपास होगा। बैंगनी बालों वाला स्टूडेंट बीच में बोलता है, कॉन्फिडेंट होकर जोड़ता है कि शू जिंगमिंग पक्का जबरदस्त है, लेकिन वो मानता है कि वो लड़का फिर भी ली जिनयांग की असली ताकत के सामने कुछ नहीं है। यार, महारत से अपना गोल प्रोजेक्टर पकड़ते हुए वुआन एक शरारती मुस्कान देता है, चुपके से स्टूडेंट्स के पक्के कॉन्फिडेंस पर सवाल करता है। बैंगनी बालों वाला स्टूडेंट बिना हिचकिचाए जिद करता है कि वो बिल्कुल सही है, पक्का मानता है कि उनके एलीट ट्रेनिंग कैंप के स्टैंडर्ड्स मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी जैसे प्रसिद्ध संस्थान से भी बहुत आगे हैं। बेकार की बहस में पढ़ने की बजाय वुआन बस प्रोजेक्टर आगे बढ़ाता है, शांति से घमंडी स्टूडेंट से कहता है कि बस ये वीडियो देखो। वो डिवाइस खूबसूरती से ऊपर उठता है और ऑफिस के ठीक बीच में एक बहुत बड़ी होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग फैलाता है। प्रोजेक्शन साफ दिखाता है एक बिल्कुल विशाल, बहुत तेज चमकता हुआ प्राणी। बैंगनी बालों वाला स्टूडेंट तुरंत उस विशाल दुश्मन को एक डराने वाला स्टॉर्म थंडर बियर के रूप में पहचान जाता है और उसके राक्षसी आकार पर पूरी तरह हैरान होकर सांस रोक लेता है। पहचान कर बताता है कि ये कम से कम एक टियर 4 हाई रैंक बीस्ट है। ली जिनयांग, जो हमेशा की तरह तेज रहती है, जल्दी से सबका ध्यान जानवर के रहस्यमयी दुश्मन की तरफ बदल देती है। होलोग्राम फिर जूम करता है और एक शानदार आकार दिखाता है जो पूरी तरह बिजली से चमक रहा है और उस बहुत बड़े भालू के साथ एक महान, बिना किसी सीमा के लड़ाई में लगा हुआ है। देखो भाई, वो जामनी बालों वाला स्टूडेंट तो पूरी तरह से हैरान रह गया था। उसकी जबान लड़खड़ा गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब वो और उसके बाकी एलीट साथी आखिरकार पहचान गए उस बिजली जैसे फाइटर को, तो वो कोई और नहीं था बल्कि उनका वो जूनियर था जिसे वो कमजोर समझते थे, शू जिंगमिंग। वू गुआंग मुस्कुराया, उसकी आंखों में मस्ती थी और उसने बड़े कूल तरीके से पूछा, अरे ऐसा है क्या? लेकिन ये ट्रेनी पीछे नहीं हटा। उसने बड़े विश्वास से कहा कि उनका एलीट ट्रेनिंग कैंप मड्डो के किसी भी बंदे को ताकत और स्किल में बिल्कुल हरा देता है। वू गुआंग ने बड़े अनोखे अंदाज में एक छोटा गोल्ड रिकॉर्डिंग डिवाइस उठाया और रहस्यमय तरह से इशारा करते हुए कहा, तो यार मेरे पास यहाँ कुछ फुटेज है, शायद तुम पहले वो देखना चाहो। उसने अपनी कलाई हिलाई और डिवाइस हवा में उछाल दिया। वो ऊपर रुका रहा, एक चमकदार नीली रोशनी नीचे फेंक रहा था, कुछ जबरदस्त विजुअल्स दिखाने के लिए तैयार। जैसे ही वीडियो चलना शुरू हुआ, स्क्रीन पर एक विशाल इमेज छा गई, एक बहुत बड़ा गरजने वाला जानवर। एक ट्रेनी ने डर के मारे चीख दी, यार ये तो थंडर बेयर है। दूसरा जल्दी से संभल गया, एनालाइज करते हुए बोला, उसकी इतनी बड़ी साइज से लगता है ये कम से कम पीक 4th रैंक मॉन्स्टर होगा। पूरे ग्रुप में गहरा सन्नाटा छा गया। सबने अपनी सांसें रोक ली जब तक किसी ने हकलाते हुए कहा, रुको, उसका दुश्मन तो फिर। बेयर के चैलेंजर की तस्वीर स्क्रीन पर चमकी और वो तीनों ट्रेनीज वहीं जम गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जबड़े हैरान होकर नीचे गिर गए। जो घमंडी थोड़ी देर पहले शेखी मार रहा था, वो अब मुश्किल से एक सेंटेंस जोड़ पा रहा था। हकलाते हुए बोला, ये तो शू जिंग है। उसी पल इन एलीट ट्रेनिंग कैंप के जीनियों का सारा घमंड बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया। स्क्रीन पर शू जिंग ने एक जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक किया, बड़े थंडर बेयर को बिना पसीना बहाए बिल्कुल तबाह कर दिया। कैंप की ट्रेनीज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल हैरान थे। सब सोच रहे थे कि इतने कम वक्त में शू जिंग इतना जबरदस्त पावरफुल कैसे बन गया। उसकी प्रेजेंस और जबरदस्त ऑरा सिर्फ टियर 4 मॉन्स्टर से कंपेरेबल नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा डोमिनेंट लग रही थी। उनके हैरान रिएक्शंस देखकर वू गुआंग ने शांति से पूछा, तो भाई ये छोटा सा व्यूइंग सेशन देखने के बाद कैसा लग रहा है? वो दो ट्रेनीज अभी भी शौक से बाहर नहीं निकले थे, बस इतना हकला पाए कि शू जिंग की पावर सच में बहुत डर लगाने वाली है। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी हो सकती है। उन्हें यकीन था कि ऐसी पागलपन वाली ताकत के साथ वो अब मिड स्टेज ऑफ टियर 3 में नहीं हो सकता। वू गुआंग, जो हमेशा शांत रहता था, उसने शांति से साफ किया कि उसके ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से शू जिंग मिड स्टेज ऑफ टियर 3 में बिल्कुल नहीं है। वो तो असल में लेट स्टेज ऑफ टियर 3 तक पहुंच चुका है। इस बात से दो ट्रेनीज को थोड़ी राहत मिली। एक हायर रैंक का मतलब था कि उनके और शू जिंग के बीच ताकत का इतना बड़ा अंतर कम से कम लॉजिकली एक्सप्लेन हो सकता था, जिससे उनकी ईगो को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाया जा सके। लेकिन राहत का वो छोटा सा पल तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह पूरी तरह पैनिक ने ले ली। वो पर्पल हेयर ट्रेनी पूरे इनक्रेड्यूलिटी में चिल्लाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शू जिंग इतनी अजीब, दिमाग घुमा देने वाली स्पीड से लेवल अप कैसे कर सकता है। लीला याओयांग, जो हमेशा स्ट्रैटेजिस्ट रहता था, उसने सिचुएशन को समझाया, ये बताते हुए कि एक पीक टियर 4 थंडर बेयर अपने ही रैंक के ज्यादातर एबिलिटी यूजर्स को आसानी से हरा सकता है। ये बात कि शू जिंग ने उसे बस ऐसे ही खत्म कर दिया, ये इंसानी समझ से परे है। और उससे भी ज्यादा डर की बात ये थी, उसने उसे अपने खाली हाथों से हराया। कमाल है यार। वू गुआंग अब भी शांत था। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि शू जिंग सच में एक खास केस है, मैड्डो के अंदर भी।
इस एक्सप्लेनेशन ने पर्पल हेयर ट्रेनी की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, जिसके चलते उसने अंदाजा लगाया कि शू जिंग मैकडो यूनिवर्सिटी के एस्टीम्ड प्रेसिडेंट का बेटा होगा। वू ग्वांग को यह आइडिया काफी मजेदार लगा। वो हल्का सा हंसा। उसने पक्के तौर पर कहा कि प्रेसिडेंट का पोता होने से भी किसी को इतना पागलपन वाला टैलेंट नहीं मिलता। शू जिंग की पावर की असली वजह उसकी जबरदस्त एबिलिटी में है। यार, वो एक एस रैंक एबिलिटी यूजर है, एक लेजेंडरी स्टेटस। इस बॉम्बशेल न्यूज ने हैरान ग्रुप में शॉक की एक और बड़ी लहर डाल दी। लेकिन लेला याओयांग ने थोड़ा डाउट जताया। उसके माथे पर शिकन आई। उसको पता था कि मैकडो का एस रैंक एबिलिटी यूजर सिर्फ एक फ्रेशमैन है। तो ये सवाल उठता है, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टियर 3 के पीक तक कैसे पहुंच सकता है? वो ग्वांग ने पक्के तौर पर कंफर्म किया कि उसने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। यार, जितना भी अनबिलीवेबल लगे, ये एक पक्का सच है कि शू जिंग सिर्फ 19 साल का है। इस रेवलेशन पर ग्रुप बिल्कुल डिसबिलीफ और गुस्से से फट पड़ा। एक 19 साल का एबिलिटी यूजर टियर 3 के पिनिकल तक पहुंच चुका है, जबकि उन जैसे एलीट ग्रेजुएट्स की एवरेज एज पूरे 23 साल है। उस दिल तोड़ देने वाले पल में उनकी सालों की मुश्किल ट्रेनिंग अचानक इतने बड़े मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल बेकार लगने लगी। वो वांग ने शांति से एक्सप्लेन किया कि उसने उन्हें यह हैरान कर देने वाला वीडियो एक खास वजह से दिखाया, उनके अंदर की आग जगाने और मोटिवेट करने के लिए। वो चाहता है कि वो शू जिंग को एक अल्टीमेट गोल की तरह देखें, एक ऐसी ऊंचाई जिसके लिए वो अपनी पूरी जान लगा दे। पहला दिल तोड़ देने वाला शॉक कम होने के बाद 2 ट्रेनीज थोड़ा संभल गए। उन्होंने एक साथ जवाब दिया। उनकी आवाज पक्की थी कि वो समझ गए हैं और अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करते हैं। लेले याओयांग ने फिर वू ग्वांग से पूछा कि क्या वो उस इनक्रेडिबल वीडियो की कॉपी ले सकता है। वू ग्वांग मान गया। उसने कहा कि वो उसे ट्रेनिंग कैंप की इंटरनल वेबसाइट पर अपलोड कर देगा ताकि सब उसे देख सकें और इंस्पायर हो सकें। लेकिन दूसरे ट्रेनी ने जल्दी से एक चिंता जताई। उन्हें याद दिलाया कि इंपॉर्टेंट नेशनल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट बस आने ही वाला है। वो ग्वांग ने अचानक अपना माथा पीटा। उसे एहसास हुआ कि वो इस बहुत इंपॉर्टेंट बात को लगभग पूरी तरह भूल गया था। अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज को यह वीडियो मिल गया तो शू जिंग निश्चित रूप से उनका प्राइम टारगेट बन जाएगा। उसको याद आया कि पिछले साल मैडो रनर अप रहा था और उसको लगता है कि इस साल शू जिंग के साथ उनके पास चैंपियनशिप टाइटल जीतने का बहुत अच्छा चांस है। 2 दिन बाद शू जिंग ग्रोगलीव अपने फोन की लगातार बजने वाली रिंगटोन से जागा। उसे लगा जैसे वो किसी बहुत लंबी नींद से उठा हो। डिवाइस उठाते ही वो बिल्कुल हैरान हो गया ये देखकर कि फोन करने वाली खुद प्रिंसिपल लैंग शुआंग थी। उसी पल उसको एहसास हुआ कि वो पूरे 2 दिन तक बिल्कुल बेहोश पड़ा था। लाइन के दूसरे छोर पर प्रिंसिपल ने कुछ अर्जेंट, परेशान करने वाली खबर दी। वो बुरा हेवंस मैंडेट सेक्ट एक बड़े काउंटर अटैक की खतरनाक निशानियां दिखा रहा है। उसने उसे यकीन दिलाया कि जिंग के परिवार और दोस्तों को पहले ही मैक्सिमम प्रोटेक्शन में रखा गया है। उसने ये भी साफ चेतावनी दी कि वो खुद उनके प्राइम टारगेट्स में से एक हो सकता है और उसको सख्ती से इंस्ट्रक्ट किया कि अगर उसे जरा सा भी खतरा महसूस हो तो वो तुरंत अपना प्रोटेक्टिव टैलिस्मन तोड़ दे। फोन रखने के बाद शू जिंग ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। खुद को याद दिलाया कि उसका निवास सबसे टाइट सिक्योरिटी में है जो कोई सोच सकता है। स्पेशल क्रेडेंशियल्स और मुश्किल आइरिस स्कैन्स एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए बिल्कुल जरूरी हैं, जिससे ये बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको पक्का यकीन था कि हेवंस मैंडेट सेक्ट के मेंबर्स के लिए इतने हेविली फोर्टिफाइड एरिया में घुसना बहुत मुश्किल, अगर इम्पॉसिबल नहीं तो। अपनी चिंताओं पर और ज्यादा ना सोचने का फैसला करते हुए उसने उसे झटक दिया और अपनी मुश्किल ट्रेनिंग सेशन के लिए निकल पड़ा। इधर एक बिल्कुल अलग, बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर एक पुराना लेकिन बहुत भयानक कैसल आसमान के सामने खड़ा था। यह हेवंस मैंडेट सेक्ट का डराने वाला सीक्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। अंदर विशाल और शानदार हॉल में बड़े कैंडल चैंडलियर्स की झिलमिलाती रोशनी के नीचे एक अजीब महसूस होने वाली ठंडक थी। लंबी नाचती हुई परछाइयां बन रही थीं। 2 सेक्ट के बंदे अपने सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं, बड़े चिंता के साथ बताते हैं कि शू जिंग अपने डर वाले एस रैंक टैलेंट के साथ बहुत जल्द एक ऐसी दिक्कत बन जाएगा जिसको रोकना मुश्किल होगा। वो उसको मरवाने की तुरंत इजाजत मांगते हैं ताकि ये बढ़ता खतरा और आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो जाए। सुप्रीम लीडर अपनी धमकी भरी आवाज में शू जिंग के अभी कहां होने के बारे में पूछते हैं। एक नीचे वाला तुरंत जवाब देता है कि वो नौजवान टैलेंट अभी जान प्रोविंस के थंडर सीक्रेट रेल में बहुत अंदर है और अभी जल्दी कहीं नहीं निकलने वाला। अंधेरे की गहराइयों से एक ठंडी भारी आवाज गूंजती है और ब्लड असैसिन नाम के एक बंदे को एक खतरनाक हुक्म देती है। उसका बुरा मिशन थंडर सीक्रेट रेल में छुपी एक पूरी मार्शल आर्ट स्कूल को खत्म करना, और हाँ, शू जिंग को भी खत्म करना है। अचानक एक आदमी जिसके चेहरे पर एक बहुत ही गंदा निशान था और जिसकी मुस्कुराहट बहुत बुरी थी, आगे बढ़ा और खुद को बदनाम ब्लड असैसिन बताया। उसने उस बुरे हुक्म को खुशी खुशी मान लिया। कसम से वो पूरा विलन ही था। उसने तो ये भी बोला कि उसको इंसानियत के सबसे बड़े जीनियसेस को ढूंढकर मारने में बहुत मजा आता है। यार, ये तो हद हो गई।
सेक्ट के एक बंदे ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ब्लड असैसिन की डर वाली ताकत पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि एक बार वो हिल गया तो हारने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि भाई ये आदमी 8th टियर ग्रैंड मास्टर है जिसकी लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये तो लेजेंडरी है, इतना मजबूत कि कुछ भी संभाल सकता है, भले ही मैड के एलीट स्पेशल एक्सपर्ट्स भी बीच में आते। देखो, माहौल अचानक बदल गया। जहां विलन्स की घुटन भरी मौत की हवा की जगह एक पुराने शहर की सड़क का रोशन जिंदा दिल माहौल आ गया। सुंदर लालटेन हर चीज को रोशन कर रही थीं और दुकानों के बोर्ड्स पर साल के आखिरी डिस्काउंट इवेंट्स का घमंड से प्रचार हो रहा था, जो उस अंधेरे से बिल्कुल अलग था जहां से हम अभी अभी निकले थे। भीड़ में आसानी से घुल मिलकर अपना MC शूजिंग सोचता है कि नया साल जल्दी आ रहा है और वो शायद एक बार फिर अकेला ही उससे गुजरेगा। उसने अभी अभी लाइटनिंग कोर के साथ एक बहुत भारी कल्टीवेशन सेशन खत्म किया था और जबकि उसका नतीजा 6 दिनों की कठोर ट्रेनिंग के बराबर था, उसको लगता है कि ये अभी भी बहुत धीरे है। उसकी नजर ऊपर गई, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर पड़ी जहां बिजली के चाप गुनगुना रहे थे और वो थंडर टावर थी। यार, ये वो लेजेंडरी जगह है जो सीनियर ब्रदर जॉन लार्ड ने बताई थी, नेचुरल लाइटनिंग को देखने और अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जगह। वो बस उम्मीद कर सकता है कि ये जितना बताया गया है उतना ही अच्छा हो और उसको निराश ना करे। जैसे ही वो थंडर टावर के बड़े मेन हॉल में कदम रखता है, एक मेहनतकश फीमेल स्टाफ मेंबर तुरंत उसको रोक लेती है। वो उसको बताती है कि उसके S रैंक एक्सेस पास के साथ उसको 100th फ्लोर पर एक टॉप टियर कल्टीवेशन रूम में पूरे 4 घंटे मिलेंगे और नर्मता से पूछती है कि क्या वो उसको अभी इस्तेमाल करना चाहेगा। वो आगे बताती है कि थंडर टावर में 110 फ्लोर्स हैं और जैसे जैसे ऊपर जाते हो लाइटनिंग को देखने का असर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। यार, ये कमाल की जानकारी सुनकर शू जिंगमिंग एक सेकंड भी नहीं रुकता और तुरंत अपने प्रिविलेज का फायदा उठाने का फैसला करता है। जिंगमिंग एलिवेटर से बाहर आता है, सीधा एक्सक्लूसिव 100 फ्लोर पर कदम रखता है और कल्टीवेशन रूम में जाता है। पहले सोचता है कि ये शानदार लाइटनिंग कहाँ छुपी है। अचानक चमत्कार हरे रंग की बिजली की चमक और झटके सीलिंग पर लगे खास डिवाइसेस से निकलने लगते हैं, पूरी जगह को सच में बिजली से भर देते हैं। शूजिंग पूरा हैरान हो जाता है, तुरंत समझ जाता है कि ये लाइटनिंग का सबसे असली कच्चा रूप है जो उसने कभी देखा है। वो तुरंत बैठ जाता है, अपनी भारी कल्टीवेशन सेशन शुरू करने को बेचैन है। वैसे तो लाइटनिंग का सोर्स हजारों मीटर्स दूर होता है, जिससे नंगी आंखों से देखना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ वो इसके अंदर की हर छोटी डिटेल और गहरे राज को साफ साफ देख सकता है। 4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं और शू जिंगमिंग खुद को एक संतुष्ट मुस्कुराहट देने से रोक नहीं पाता। यार, वो हिसाब लगाता है कि अगर वो इस कमाल के माहौल में ट्रेनिंग करता रहा तो उसको लाइटनिंग लिक्विफैक्शन के उस खास रैंक तक पहुंचने में 5 दिन भी नहीं लगेंगे। ये जगह सच में कल्टीवेशन के लिए एक पाक जमीन है। तभी दरवाजे पर एक नरम दस्तक उसके ख्यालों को तोड़ देती है। फीमेल स्टाफ मेंबर की आवाज बाहर से आती है, उसको बताती है कि उसका दिया हुआ वक्त अफसोस की बात है खत्म हो गया है। जिंग, जो हमेशा से स्ट्रैटेजिस्ट है, तुरंत पूछता है कि वो अपने सेशन को कैसे आगे बढ़ा सकता है। वो बताती है कि 100 फ्लोर के एलीट कल्टीवेशन रूम्स का पेमेंट सिर्फ रेयर टियर 4 लाइटनिंग कोर से ही हो सकता है और एक लो टियर 4 कोर 3 घंटे के लिए बदला जा सकता है। हर छोटे सब लेवल के बढ़ने पर 1 घंटा और मिल जाता है। यार, शूजिंग को इतनी ज्यादा कीमत सुनकर ठंडा पसीना आ जाता है। ये तो उसकी जेब पर भारी पड़ेगा। एक लो टियर 4 लाइटनिंग कोर की ऑफिशियल कीमत 6 मिलियन युआन से ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ 1 घंटे की कल्टीवेशन का खर्चा 2 मिलियन युआन है। यार, ये तो पैसा जलाने वाली मशीन है। उसकी थोड़ी हैरान वाली रिएक्शन देखकर स्टाफ मेंबर नर्मता से सुझाव देती है कि वो 70 से 90 फ्लोर्स पर जा सकता है, जहां बहुत सस्ते टियर 3 लाइटनिंग कोर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन जिंग ने पहले ही मन बना लिया है, वो यहीं प्रीमियम जोन में कल्टीवेशन जारी रखने पर अडिग है। उसने तब एक पीक टियर 4 लाइटनिंग कोर और एक हाई टियर 4 लाइटनिंग कोर निकाला, अपनी कमाल की दौलत दिखाते हुए। स्टाफ मेंबर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसने साफ तौर पर इस दिखने में जवान लड़के को इतना अमीर होने की उम्मीद नहीं की थी। वो तुरंत उसको बताती है कि दोनों कोर्स मिलाकर उसको 11 घंटे का और कीमती कल्टीवेशन टाइम देंगे। जब वो तेजी से एक्सटेंशन प्रोसेस कर रही थी, शुजिंग, जो हमेशा क्यूरियस रहता है, 100 फ्लोर से ऊपर के फ्लोर्स के बहुत ज्यादा खर्चे के बारे में पूछता है। स्टाफ मेंबर खुशी से जवाब देती है कि 101 से 107 फ्लोर्स के लिए पावरफुल टियर 5 लाइटनिंग कोर्स चाहिए होते हैं, जबकि 108 से 110 फ्लोर्स के लिए लेजेंडरी टियर 6 लाइटनिंग कोर्स की जरूरत पड़ती है। कसम से, ये तो बहुत ही खास क्लब है। ये सुनकर शू जिंगमिंग बस एक अजीब सी मुस्कुराहट दे पाता है, उसको आंखें खोलने वाली जानकारी के लिए शुक्रिया कहता है। 11 घंटे बाद हम थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल की मेन बिल्डिंग में है। अपनी कमाल की कल्टीवेशन सेशन खत्म करने के बाद शू जिंगमिंग को अच्छे से सीनियर ब्रदर जानला फिर से मिल जाता है। जानला उसके कंधे पर दोस्ती से हाथ रखता है, उसको बताते हुए कि मॉन्स्टर मटेरियल्स और स्पेशल रिंग्स 3 बिलियन युआन के बहुत बड़े टोटल में बिक गए हैं।
वो मजाक में कहता है कि अगले बार जिंग को इतनी बड़ी कमाई के लिए उसको जरूर खाना खिलाना पड़ेगा। जिंगमिंग खुशी से मान जाता है, आसानी से मानते हुए कि जानला की उन हाई लेवल कनेक्शंस बनाने में मदद के बिना वो इतनी कमाल की कीमत कभी नहीं पा पाता। जानला आगे कहता है कि उसने टीचर वू ग्वांग से सुना है कि जिंगमिंग ने एक डर वाला टियर 4 बेयर मारा है और वो पूरा हैरान है कि अपना एमसी कितनी तेजी से लेवल अप हो रहा है। यार क्या बंदा है। शू जिंगमिंग बस नर्मता से जवाब देता है, शायद थोड़ा ज्यादा ही नर्मता से। हो सकता है मेरा टैलेंट ही अच्छा हो। जानला जिंगमिंग के इस ज्यादा नर्म ना होने वाले जवाब पर हंस पड़ता है, उसके कॉन्फिडेंस से साफ तौर पर खुश होकर। फिर वो जिंगमिंग के आने वाले न्यू ईयर हॉलिडे के लिए एक्साइटिंग प्लान्स के बारे में पूछता है। जिंगमिंग बताता है कि उसका प्लान है सीधा थंडरस्टॉर्म जोन में जाना कुछ भारी ट्रेनिंग के लिए और शायद पूरी साल के आखिरी छुट्टी उसमें डूबा रहेगा। जांगला उसको समझदारी से सलाह देता है कि कम से कम एक बार बेस पर वापस आ जाए, क्योंकि न्यू ईयर के दिन थंडर मार्शल आर्ट्स हॉल एक खास ऑक्शन रख रहा होगा। क्या पता वहां कुछ ऐसा हो जिसकी उसको बहुत जरूरत हो। शूजिंग इस कीमती जानकारी पर तुरंत उत्तेजित हो जाता है, उसका इंटरेस्ट साफ दिखता है। यार वो मानता है कि वो सच में कुछ खास ढूंढ रहा है। उसका अभी वाला स्पीयर उसकी तेजी से बढ़ती स्ट्रेंथ के लिए ठीक नहीं है और वो ऑक्शन में एक बहुत अच्छा वेपन ढूंढने की उम्मीद करता है। ये सुनकर जोंग उसको भरोसा दिलाता है कि वो इवेंट में उसके लिए खास जगह खुद रिजर्व कर देगा। शू जिंगमिंग मान जाता है और कहता है कि वो पहले थंडरस्टॉर्म जोन जाएगा और फिर ऑक्शन के लिए वापस आएगा। देखो, इसी बीच कहीं और एक अच्छे से बेडरूम में दो लड़कियां गहरी बातों में लगी हैं और पता चलता है कि वो टोंग शुयुन और जोंग सुई हैं। अरे भाई, टोंग शुयुन बहुत उत्साह से अपनी इच्छा बताती है कि वो न्यू ईयर हॉलिडे में थंडर सीक्रेट रेल्म घूमने जाना चाहती है, खास करके शूजिंग को देखने के लिए, और बहुत मन से जोंग सुई से पूछती है कि क्या वो इस एडवेंचर पर उसके साथ चलेगी। जोंग सुई को थोड़ा हैरानी होती है, लेकिन वो हमेशा शांत रहती है, तो वो जल्दी से एक प्यारी मुस्कान देती है और पूरी तरह मान जाती है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग के गुप्त कोने में एक बहुत ही दिलचस्प बात चलने लगती है। अरे, तो ऐसा लगता है कि हमारी छोटी बहन अब फाइनली उसको इनवाइट करने और शू जिंग को उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार है। यार, जोंग सुई के लिए ये बिल्कुल जबरदस्त खबर है, जो उसके शक को पक्का करती है और आगे के ड्रामा का रास्ता बनाती है।